हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग जो एट्थ क्लास की आवर पास 3 जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, जो कि रिलेटेड है कम्प्लीटली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। सिमिलरली हम लोग एट्थ क्लास को पैरेलली बेस बनाकर, जैसा कि हम हर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, हर एक लेवल ऑफ क्लास के साथ करते हैं। एट्थ क्लास में हम लोग वहाँ हिस्ट्री देखते हैं, तो एट्थ क्लास में अब तमिलनाडु में हम लोग तमिलनाडु के एट्थ क्लास के पार्ट 1 के अंदर हिस्ट्री सेक्शन के अंदर चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी तमिलनाडु के लेवल से रिगार्डिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। जो एंगल एनसीईआरटी में मिसिंग थे, जो एनालिसिस, जो फैक्चुअल कंटेंट, जो इन डेप्थ यानी कि प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो मिसिंग थी, वर्टिकल फेज में भी कि यानी कि गहराई में जाकर, और एक हॉरिजॉन्टल फेज में भी कि हर एक जगह को होलिस्टिकली कवर करना, हमारी वो चीज़ यहाँ से कंपनसेट हो जाएगी। ठीक है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट बुक्स जो कि हमें पढ़नी चाहिए। ओके, तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। ठीक है, एनसीईआरटी तो सिर्फ हमें जनरली बता देती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब भारत वगैरह में आई थी, लेकिन हम यहाँ से एक बारी प्रॉपर तरीके से देखते हैं एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी जो कंपनी है, मैंने आपको एनसीईआरटी में इसकी एनालिसिस दी थी कि किसी भी कंपनी को, चाहे वो फिर वो फ्रांस से आई हो, चाहे वो नीदरलैंड से आई हो, चाहे वो ब्रिटेन से आई हो, चाहे वो कहीं से भी आई हो, उनको हम लोग जो भी बोलते हैं तो उनके नाम के आगे ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा देते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे और इस दुनिया के मैप को जोग्राफिकली अगर आप काटो, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, नॉर्थ डायरेक्शन ये, साउथ ये, वेस्ट ये और ईस्ट ये। अब इंडिया जितनी भी कंपनीज आई, वो आपको जो रेड मैप जो दिख रहा है यहाँ से आई, और वो सारी की सारी इस जगह चली आई। तो ये जगह इनके लिए मतलब काइंड ऑफ, अगर मैं इन सबको अगर मैं हटाऊं, ये जगह इनके लिए थी ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पर देखिए ऐसे इस डायरेक्शन में प्रॉपरली यहाँ पर। तो इसलिए इनको बोला जाता था कि क्योंकि ये वॉयजेस मतलब समुद्री यात्रा पे निकलते थे भारत में, या फिर ईस्टर्न कॉलोनीज के साथ व्यापार करने के लिए, उससे मैक्सिमम बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए इनकी कंट्री के नाम के आगे वर्ड जोड़ जाता था फलानी फलानी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या ये वाली बात सबको समझ में आई? इसके बारे में मैं वैसे एनसीईआरटी में बता चुका हूँ। ओके, इन एनसीईआरटीज को करने का एट्थ क्लास वाली एक और फायदा है, मैं आप सबको ये चीज़ भी बताना चाहूँगा। आप ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जो चैप्टर 1 जो हमने कवर करा आवर पास 3 से, प्लस ये वाला जो आपको यूनिट 1 यहाँ पर दिख रही है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, इसके बाद आप ना एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का चैप्टर अपनी भले ही चाहे स्पेक्ट्रम में खोलकर देख लेना, आपको उसमें से कुछ भी नया नहीं मिलने वाला है, कुछ भी। यानी कि हम एनसीईआरटी प्लस तमिलनाडु का बेस बनाकर हम इतनी बल्कि स्पेक्ट्रम बुक को अवॉइड कर सकते हैं। इससे हमारा पूरा का पूरा प्रीलिम्स और मेंस का कंटेंट काफ़ी आराम से कवर हो सकता है। ओके, आप चाहे भले ही खोल के देख लेना, यहाँ पर भले ही आपको 4 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी स्पेक्ट्रम में, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं मिल सकती, या फिर एक ही बात को मतलब घसीट के आपको इलेबोरेट तरीके में दे रखा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपका कोई एंगल मिस हो जाए, बल्कि यहाँ पर आपको ज़्यादा ही मिल जाएगा। बात करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जस्ट फॉरगेट द एनसीईआरटी फॉर द मोमेंट। एनसीईआरटी के भी बेस में जाकर ये वाला चैप्टर बात करेगा, जो चीज़ें वहाँ पर मिसिंग थी उसके बारे में यहाँ पर खुद कर बात होगी। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत जो है, आज हमारा सब्जेक्ट ये शुरू होने जा रहा है। इस प्रकार से आप इसको ट्रीट करो इस चैप्टर को न। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। बड़े सारे फॉरेन ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, व्यापारी, मिशनरीज का मतलब ये होता है कि रिलीजियस मिशनरीज, जो कि अपना धर्म प्रचार करने एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, और सिविल सर्वेंट्स जो भारत में आए 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में, वो अपना कोई ना कोई अकाउंट जो है अपने एक्सपीरियंसेस का,
उन्होंने भारत के बारे में, भारत के अलग अलग राज्यों के बारे में, हिस्सों के बारे में, रीजन के बारे में, यहाँ के लोगों का पहनावा, खाने पीने का तरीका, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, फेस्टिवल्स, जो भी चीज़ें थी, इसका जो इम्प्रेशन है वो उन्होंने देखा और कहीं ना कहीं उसको लिखा और उसकी छाप छोड़कर गए। कोई भी जो इवेंट्स हैं जो कि आधुनिक भारत में जो घटनाएं घटित हुई, हमारे पास उसके अबंडेंट सोर्सेस हैं। एंशियंट मेडिवल की तरह नहीं कि कुछ सोर्सेज में डिस्प्यूट हो, कुछ ये हो वो हो। ऐसे आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्या होता है, एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए मोर देन 50% आपको डिस्प्यूटेड चीज़ें मिलती हैं। मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ने के लिए मोर देन 20 to 30% आपको चीज़ें डिस्प्यूटेड मिलती हैं। लेकिन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको मतलब 95% चीज़ें करेक्ट मिलेंगी और कुछ जो डिस्प्यूट है भी तो उसके अलग अलग लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं हिस्टोरियन के पास। तो आधुनिक भारत का इतिहास जो है आपको इंटरनेशनल लेवल के हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से, नेशनल लेवल के हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से और रीजनल लेवल के हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें सोर्सेज क्या होने चाहिए हमारे आधुनिक भारत को पढ़ने के लिए, मॉडर्न इंडिया को पढ़ने के लिए, अब देखो एनसीईआरटी इसके बारे में तो बात करती ही नहीं है कि व्हाट शुड बी द सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडिया। सोर्सेज क्या है मॉडर्न इंडिया को पढ़ने के लिए, आधुनिक भारत को पढ़ने के लिए? जो सोर्सेज है ना हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को पढ़ने के लिए, वो हमें हेल्प करते हैं कि हम आधुनिक भारत में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम, सामाजिक और अर्थव्यवस्था वाले जो घटनाक्रम चल रहे थे और जो सांस्कृतिक कल्चरल डेवलपमेंट जो भी चल रही थी उनको हम देख सकें। शुरू से ही हमें ये चीज़ देखने को मिलती है और इस चीज़ से हम बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। किस बात से? कि भारत में व्यापारियों की भेष में जो लुटेरे आए उनका नाम था पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच। अब इसके बारे में देखो बहुत कम लोग जानते हैं। देखो मैं वही तो कह रहा हूँ कि स्पेक्ट्रम की बहुत मेहनत बचेगी। डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, या डैनिश भी कहते हैं इसको, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सारी कंट्रीज और जो भी व्यापारी यहाँ पर आए, इनके साथ जो भी लोग आए, उन्होंने जो भी रिकॉर्ड्स लिखे, उन्होंने इस चीज़ को लिखा एक ऑफिशियल तरीके से ऑन द स्टेट पेपर्स। स्टेट पेपर्स मतलब क्या? जैसे आपको पता है ना कि कोई भी चीज़ जैसे लिखी जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा, जो भी कानून वगैरह बनाया जाता था, प्रॉपर चार्टर बन के क्वीन का सिग्नेचर स्टैंप लगाकर उस पर एक थप्पा सिक्का लगाकर। स्टेट पेपर्स मतलब राजनीतिक पेपर्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद, डॉक्यूमेंटेशन के साथ इस चीज़ को करा जाता था। देवर द कोडेड डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो वेल प्रिजर्व रिकॉर्ड्स हैं ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हैं अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल डेवलपमेंट्स और वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनीज जो यहाँ पर आई, इन सब का रिलेशन से अगर हम एक आधुनिक भारत को समझना चाहते हैं शुरू से। हमें जो आर्काइव्स देखने को मिलते हैं, जो भी ये कंपनी आई ना, तो जनरली ये भारत के कोस्ट पे आती थी, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे एक लॉजिकल तरीके से पूछूं, देखो इसके बारे में भी ना कई लोग सोचते नहीं हैं। मुझे एक बात बताना ज़रा ठकुराइन या कोई भी, ईशा सिंह आप बताओ, जैसे अब ये यहाँ से चले आए हैं, ठीक है, ये इनका जहाज़ है, इस प्रकार के जहाज़ लेकर आ रहे हैं, तो शाइनी, मयूर, मुझे ये बताओ यार, लॉजिकल माइंड हमारा किस चीज़ में वर्क करता है? ये इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे उतरेंगे कि ईस्टर्न कोस्ट पे उतरेंगे? बताओ क्यों? क्यों ऐसा क्यों कहा? वेस्ट पे क्यों कहा तुम लोगों ने कि वेस्ट पे उतरेंगे? सब लोग मुझे एक एक ज़रा एक एक करके रीज़न बताना ज़रा फटाफट। एक तो वो नियरेस्ट है, और हाँ, बात वही है। देखो कोई लॉजिक बनता है, कोई लॉजिक बनता है कि मुझे किसी के घर जाना है, उसका दरवाजा मुझे सामने दिख रहा है, मैं कह रहा हूँ नहीं मैं पीछे वाले दरवाजे से ही घुसूंगा, मेरे मन। और ये जो जर्नी है ना ईस्टर्न कोस्ट पे जाने की, यार ये कोई शाइनी इजी थोड़ी ना कि यहाँ पर आप आओगे और आराम से इधर होते होते कि एक ही शाम को, कि यहाँ दोपहर में 12 बजे उतरने वाले थे, यहाँ शाम को 5 बजे उतर जाओगे। इतना पास भी तो नहीं है ना कुछ भी उस ज़माने के हिसाब से अगर बात करें तो। हम इसका मतलब क्या कह सकते हैं ईशा, कि ज़्यादातर जो ट्रैवलर्स भी नहीं, ट्रैवलर्स कह लो, चलो ठीक है, कुछ भी कह लो, जो ज़्यादातर जो शुरू में कोस्ट पे हमारे जो लैंड करे लोग आधुनिक भारत में, इन द फॉर्म ऑफ वेरियस कंपनीज, इन द फॉर्म ऑफ वेरियस कंपनीज,
तो वेल प्रिजर्व्ड रिकॉर्ड जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, ये चीज़ बताने के लिए कि हमारा इन सब चीज़ों का रिलेशन क्या था। आर्काइव्स जो हैं, जो चीज़ें रखी हुई हैं, जो घटनाक्रम के बारे में जो भी प्रूफ है, ठीक है, वो हमें लिस्बन में, गोवा में, पौंडीचेरी में और मद्रास में हमें देखने को मिलते हैं। दे आर वेल प्रिजर्व, ठीक है। और ये हमारे स्टोर हाउसेज है फॉर प्रीशियस हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। ये सारे के सारे जो सोर्सेज हैं, इनको अलग अलग हिस्टोरियंस जो है टाइम टाइम पे क्रिटिकली इवेल्युएट करते रहते हैं, ताकि वो अपनी हिस्टोरिकल रिसर्च या कोई भी बुक लिखनी हो या किसी भी चीज़ के बारे में कोई ओपिनियन देना हो तो वो दे सकें। काइंड्स ऑफ सोर्सेज। अब सोर्सेज मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जो हैं वो कितने प्रकार के हैं, तो जनरली दो प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। एक होते हैं रिटन सोर्सेज, जनरली लिटरेरी सोर्सेज, और एक होते हैं मटेरियल सोर्सेज, मटेरियल एविडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ वेरियस थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स विच आर फाउंड। बात करते हैं सबसे पहले रिटन सोर्सेज की। देखो, जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होता है ना, तो आपको पता है इसने काफ़ी ज़्यादा एक हेल्प करी थी लोगों तक इंफॉर्मेशन की रीच पहुंचाने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स एक्सेट्रा। तो बड़ी सारी जो बुक्स हैं ना वो पब्लिश होती हैं अलग अलग भाषाओं में। हेंस लोगों को नॉलेज एक्वायर होना शुरू हुई इजीली इन वेरियस फील्ड्स लाइक आर्ट, लिटरेचर, हिस्ट्री, साइंस। यूरोपियंस जो थे, यूरोपियंस केम टू नो कि भारत के अंदर इतनी ज़्यादा जो वेल्थ है, भारत सोने की चिड़िया है। उनको यही चीज़ ना सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस की वजह से घुमा फिरा कर उनके पास ये अकाउंट गया भारत के बारे में, जो उनको पता लगा। और ये अकाउंट लिख कर गया था मार्को पोलो, जो कि एक ट्रैवलर था। कहाँ से आया था मार्को पोलो? एनी आइडिया? एनी आइडिया? इटली, है ना। जो वेल्थ है इंडिया की, वो अट्रैक्ट करती हुई है यूरोपियंस को इस कंट्री से शुरू से ही। अब तमिल हिस्ट्री को जानने के लिए यहाँ पर आपको, अब वो तमिलनाडु की देखो एनसीईआरटी, तो एक तो बात अपनी कर ही देंगे, ये आनंद रंगम, ठीक है। आनंद रंगम एक नाम है जो कि जुड़ा हुआ है विद द बास्ट आर्काइव्स एंड हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु। ये एक डूबैश था। अच्छा, ये टर्म ना आपके लिए नहीं हो सकती है कि आप इसको जानो आज की क्लास में कि ये डूबैश क्या होता है, ठीक है। डूबैश ना एक ट्रांसलेटर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी क्लास में शाइनी को कुछ भी अगर ट्रांसलेट करने को दिया जाए कि शाइनी ये वाला डॉक्यूमेंट ना बंगाली से तुम हम लोगों को इंग्लिश में या फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके या संस्कृत में ट्रांसलेट करके बताओ, अगर वो इस काम में सक्षम, अगर वो कर सकती है, तो शाइनी विल बी कॉल्ड एज डूबैश, ठीक है। और शाइनी तुम कर भी लोगे, ऑब्वियसली बात है ना, कोई भी चीज़ कोई बंगाली में बोली जा रही तो इतना तो कर ही लोगे, ठीक है। तो ये पौंडीचेरी में डूबैश था। और ये किसकी मदद करता था? ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वालों की मदद करता था, उनके साथ जुड़ा हुआ था। इसने उन इवेंट्स को रिकॉर्ड करा कि जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी तो क्या क्या घटनाक्रम था। और इसकी जो डायरीज हैं उसमें डेली इवेंट्स है, मतलब डेली लिखता था ये इलेबोरेट तरीके से। 1736 से लेकर 1760 तक इसने डेली डायरी राइटिंग करी, और वही इसकी डायरी राइटिंग जो है डेली बेसिस पर हमारे पास में कंपाइलेशन की तरह आती है, इन ऑर्डर टू नो द हिडन ट्रेजर्स एंड हिडन आइडियोलॉजीज ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जो हमारे पास एक रिटन सेकुलर रिकॉर्ड की तरह हमारे पास मौजूद है। इसकी जो डायरी है वो रिवील करती है इसकी कैपेसिटी को फॉर पॉलिटिकल जजमेंट। और मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लिखता चलता था, डायरी राइटिंग भी इंसान अपनी क्या करता है। जैसे आप कभी भी कोई डायरी लिखते हो, यू आर फ्री कि आप किसी की बंदिश में नहीं हो, आप अपनी डायरी में अपने विचार मतलब प्रॉपर तरीके से, प्योर तरीके से लिखते हो, ठीक है। जो रिटन सोर्सेज हैं वो क्या क्या होते हैं? दे आर लिटरेचर, ट्रैवल अकाउंट्स, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, पैम्फलेट्स, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स। क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में फर्क क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो खुद लिखी जाती है ना, और बायोग्राफी ऐसी होती है कि कोई अन्य पर्सन, अदर पर्सन, एक पर्सन के बारे में लिख रहा है, ठीक है। यानी कि मैं डायरी को क्या बोल सकता हूँ? डायरी एक बायोग्राफी की ऑटोबायोग्राफी है? ऑटोबायोग्राफी, जिसमें पर्सन ना फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अपने बारे में खुद लिखता है। और बायोग्राफी में क्या हो सकता है वो पर्सन आपके साथ जीवन के साथ एसोसिएटेड हो, आपका कोई भी हो, आपकी बीवी हो, आपका पति हो, आपका निब्बा हो, निब्बी हो, जो मर्जी हो, ठीक है। तो वो आपके बारे में लिख रहे हो, आपके माँ बाप लिख रहे हो, या कोई फ्रेंड लिख रहा हो, जो भी है। लेकिन
ऑटोबायोग्राफी के अंदर ये माना जाता है कि पर्सन अपने जो फील करता है, पर्सन अपने आप को ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्रेस करता है, समझता है, तो वो एक ज़्यादा वजनदार चीज़ मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू बायोग्राफी। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्काइव्स की। आर्काइव एक ऐसा प्लेस होती है जहाँ पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं स्टोर होते हैं। अब आपको पता है जब चैप्टर 1 खत्म होने वाला था तब हमने एंड में पढ़ा था उसको एनसीईआरटी में। ठीक है, जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, एनएआई, ये दिल्ली के, न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है और ये चीफ स्टोर हाउस है भारत के दस्तावेजों का, या फिर भारत के अधीनता के अंदर जो भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड जो हैं, और गवर्नमेंट अगर उनको चाहे तो पब्लिक कर सकती है या फिर हाइड भी कर सकती है। ये मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अगर हमें पास्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के बारे में समझना है। ठीक है, और ये एक प्रकार से फिर ये गाइड की तरह भी हेल्प करता है कि पास्ट को तो समझा जा सकता है लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन जो हैं उनको भी समझा जा सकता है। और इसमें हमें एक ऑथेंटिक तरीके से प्रॉपर, जो जब ब्रिटिश रूल चल रहा था या कोई सा भी रूल चल रहा था, उसकी हमें एक रिटन सोर्सेज की फॉर्म में कि उस ज़माने में पॉलिटिकल व्यवस्था, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और साइंटिफिक लाइफ और कैसी थी और लोगों की एक्टिविटीज़ किस प्रकार से थी। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्काइव्स इन एशिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में हमें नहीं मिलता है, फादर ऑफ नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया हम लोग किसे कह सकते हैं? उसका नाम है उस पर्सन का जॉर्ज विलियम फॉरेस्ट। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग तमिलनाडु आर्काइव्स की। अब उनकी वो क्या, तो इनके बारे में भी जान ही लेते हैं। मद्रास रिकॉर्ड आर्काइव प्रेजेंटली, जिसको हम लोग तमिलनाडु आर्काइव कहते हैं, ये चेन्नई के अंदर लोकेटेड है। ये सदर्न इंडिया की सबसे बड़ी रिपोजिटरी है जहाँ पर डॉक्यूमेंट जो हैं वो अच्छे से डिपॉजिट हैं, स्टोर्ड हैं। बड़े सारे जो रिकॉर्ड्स हैं तमिलनाडु आर्काइव्स के वो आपको इंग्लिश में देखने को मिलते हैं, और इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। मतलब ये वाली बात मैं चाहता तो इग्नोर करवा सकता था कि तमिलनाडु आर्काइव्स इंपॉर्टेंट नहीं है, काट दो उसको। एक लाइन के लिए बस मैं आपको इसको पढ़वा रहा हूँ। देखो, मैंने जैसा कि अभी आपको एक आइडियोलॉजी बताई कि ज़्यादातर जो भी कोई उतरेगा, अगर जो भी आएगा तो वो कहाँ पर आएगा। ठीक है, क्या है वो आइडियोलॉजी, किस तरफ, कौन सी कोस्ट की तरफ ये लोग आते थे? वेस्टर्न कोस्ट की तरफ आते थे। कुल मिलाकर साउथ इंडिया में ही आते थे ना, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ सारी की सारी जो शिप्स लेकर उतरते थे या फिर सोल्जर्स को अपने बुलाते थे या जितना भी रूल करा, तो किसी ना किसी कोस्ट पे ही करा है ना। जो लैंड एरिया में घुसे हैं, बाद में घुसे हैं। जो कलेक्शंस है, इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स जो कि हमें देखने को मिलते हैं। ये जो तमिलनाडु आर्काइव्स की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी कलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पर्शियन यानी फिर ईरान से जो लोग आए, और मराठी लोग, यानी कि अलग अलग टाइम पे। अब आप ये सोचो कि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ जब ये रूलर्स आए उनके बारे में बात कर रहा है, ओवरऑल ये बात कर रहे हैं कि दक्षिण भारत में, अब तमिलनाडु आर्काइव तो ऑब्वियसली बात है, दक्षिण भारत में जिसने भी अपनी जड़ें गहरी करी आधुनिक भारत के इतिहास में, याद रखना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और फ्यू डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं फ्रेंच, पोर्चुगीज, तमिल एंड उर्दू लैंग्वेज ऑल्सो। ठीक है, अब ये है तमिलनाडु आर्काइव्स, फलानी फलानी इसमें वॉल्यूम्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको डच रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो कि उनके रिलेटेड है कि किस प्रकार से वो कोचिन और कोरोमंडल कोस्ट पे रूल करा करते थे। ठीक है, उसके बाद हमें डेनियन रिकॉर्ड्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। और ये पूरा का पूरा एक मद्रास रिकॉर्ड्स का एक जो कैलेंडर टाइप या कंपाइलेशन टाइप जो प्रिपेयर करा था, उस पर्सन का नाम था डॉडवेल। ठीक है, इसको एक क्रेडिट दिया जाता है, और इसने एक तमिलनाडु आर्काइव्स के इतिहास में एक नया चैप्टर ओपन करा था, काइंड ऑफ, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन है कि चीज़ें प्रिजर्व्ड हैं अच्छे से, ये बिल्डिंग वगैरह, ये जो सब कुछ प्रिजर्व करवाया, इसके दिमाग में आया। ठीक है, ये चीज़ है। फिर बात करते हैं मटेरियल सोर्सेज की, बात करते हैं मटेरियल सोर्सेज की। बड़ी सारी जो पेंटिंग्स और जो स्टैचूज़ हैं, ये मेन सोर्सेज हैं हमें, अगर हमें आधुनिक भारत का अगर इतिहास पढ़ना है। ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमें अचीवमेंट बताते हैं नेशनल लीडर्स के बारे में और हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ के बारे में। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जैसे सेंट फ्रांसिस चर्च, जो कि कोचिन में रिलेटेड है। अच्छा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा,
इन्होंने ऐसे ही करते करते लोग ना इन सब चीज़ों को लाइट ले लेते हैं और सोचते हैं कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है। ये चर्च और ये जो सेंट फ्रांसिस या जो पोप होते हैं ना, हमेशा यूपीएससी को लगा कि यार मंदिरों के बारे में हम क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। हम घुमा फिरा के कभी ना कभी मुस्लिम हिस्ट्री के ऊपर दिल्ली सल्तनत और उसकी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हम एथिक्स या कहीं पर भी या घुमा फिरा कर सिखिज्म वगैरह बुद्धिज्म जैनिज्म सबके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यूपीएससी के दिमाग में आया होगा कि भाई 30 35 40 साल हो गए, क्रिश्चियनिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा हमने। अगर आपको याद हो 2021 का जो प्रीलिम्स का जो पेपर था ना, उसके अंदर एक ऐसी सेंट चर्च या पता नहीं कुछ करके ना एक ऐसा चर्च से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। क्रिश्चियनिटी बेस्ड क्वेश्चन था वो। और उस क्वेश्चन को देखकर, उस पेपर को देख कर ना दो तरह के लोग अचंभित हो गए थे। एक तो पहली बार के प्रीलिम्स के अंदर तीन स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, ठीक है, तीन स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, जबकि यूपीएससी कभी ऐसा करता नहीं है। प्लस एक ये चर्च बेस्ड और ये क्रिश्चियनिटी बेस्ड एक ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये है हमारे सामने दोस्तों 2021 का पेपर और प्रीलिम्स का। और यहाँ पर एक यूपीएससी का भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स के बारे में पूछना, ये काफ़ी लोगों के लिए शॉकिंग था। 32nd समर ओलंपिक्स के बारे में पूछना, अगला ही क्वेश्चन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट के बारे में पूछना, ठीक है। और उससे पहले वाला क्वेश्चन, लगातार 3 क्वेश्चन, ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2000 के बारे में यहाँ पर पूछना कि टाइगर वुड्स जो कि गोल्फर है बहुत फेमस। लेकिन ये यूपीएससी जैसे पेपर से थोड़ा सा सिलेबस से अलग था। ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69, सेंट फ्रांसिस जेवियर वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द जीसुइट ऑर्डर। सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड अ चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगा कि करंट अफेयर बेस्ड या काइंड ऑफ आ गया है, ऊपर उन्होंने स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देख ही लिए थे तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज कर गया। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, कहीं ना कहीं हमें इसकी हिंट जो है वो हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिल जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन, भले ये वाला क्वेश्चन उस साल सॉल्व ना हो सके, लेकिन एक हमें हिंट पता होनी चाहिए डैट, ये चीज़ हमें ना पता लग जाएगी अगर हम ध्यान से इन सब चीज़ों को इग्नोर ना करें। अब यहाँ पर ही अगर आप देख लो कि कल को यूपीएससी मैच द फॉलोइंग भी तो करवा सकता है। सेंट फ्रांसिस चर्च कोचिन में, सेंट लुई फोर्ट पौंडीचेरी, सेंट जॉर्जिस फोर्ट इन मद्रास, सेंट डेविड फोर्ट कुद्दलूर, ठीक है। ये जो सेंट वाले नाम है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा बड़ी सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स लाइक इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस इन न्यू दिल्ली, ये डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ स्टाइल एंड टेक्निक्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, ये चीज़ हमें बखूबी तरीके से जो है देखने को मिलती है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो भी लोग यहाँ पर आए उन्होंने क्या क्या चेंजेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करे इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, कल्चर वगैरह एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स ऑफ रिलीजियस, कल्चरल और हिस्टोरिकल वैल्यू, ये भी कलेक्ट करे जाते थे और इनको भी म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा गया। और ये जो म्यूजियम है ये हेल्प करते हैं टू प्रिजर्व एंड प्रमोट आवर कल्चरल हेरिटेज। नेशनल म्यूजियम जो दिल्ली के अंदर है, ये लार्जेस्ट म्यूजियम है इंडिया के अंदर, जिसको स्टैब्लिश करा गया था 1949 में, आज़ादी के बाद। कॉइन्स भी एक अच्छे सोर्स हैं अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। अलग अलग हम लोग हमेशा देखो यही बोलते हैं कि अंग्रेज़ अंग्रेज़ अंग्रेज़, लेकिन बाहर से आया हुआ कोई भी जो फॉरेनर है सिर्फ उसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में सिर्फ अंग्रेज बोलना, ये चीज़ गलत होगी। बिकॉज हम लोग सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात नहीं करते हैं, उससे पहले भी और उसके आसपास भी या फिर उनके कंटेम्प्रेरी टाइम से बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर थी, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी एक चीज़ की बात हो रही है तो आप अपना दिमाग हर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ लेकर जाया करो, ठीक है। जैसे फर्स्ट कॉइनेज मॉडर्न इंडिया में जो इशू करा गया था अंडर द क्राउन, वो 1862 में इशू करा गया था। एडवर्ड 7 जो कि गद्दी पर आए आफ्टर क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन के अंदर, और जो कॉइन्स इनके नाम पर जो इशू करे गए ये आज भी प्रिजर्व है यहाँ पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मली सेटअप करा गया था 1935 में। और कौन से एक्ट से अगर ये 1935 में स्टैब्लिश करा गया था तो जल्दी बताओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यूपीएससी किसे स्टैब्लिश करा गया था? यूपीएससी किससे स्टैब्लिश करा गया था? ये मुझे आप बताना।
इसी से ही ना। फर्स्ट पेपर करेंसी इशू करी गई आरबीआई के द्वारा जनवरी 1938 में, और वो थी 5 रुपये का नोट। ये याद रखना, ये याद रखना, इट वॉज अ 5 रुपी नोट। ये एक्स्ट्रा चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल नितिन सिंघानिया काइंड ऑफ अगर मिस कर जाए, जब हम मनी इन बैंकिंग का चैप्टर पढ़े वो पढ़े, ठीक है। अब हो सकता है वो मनी इन बैंकिंग की चैप्टर को मिलाकर और इतना कुछ कर कर ये भी हो सकता है कि वो एक काम करे दैट ये चीज़ हो सकती है कि क्या कहते हैं उसको, फॉर एग्जांपल वेरियस जो रेट्स होते हैं, रेपो रेट समथिंग लाइक, और वो करके वो ऐसी की स्टेटमेंट वियर्ड सी दे दे कि आरबीआई के द्वारा जो जनवरी 1938 में जो सेटअप करा गया, इट वाज अ 5 रुपी नोट, और सबसे पहला नोट यही था। और इसको, इस नोट में आपको किंग जॉर्ज 6 की जो है वो फ़ोटो देखने को जो है वो मिल जाती है। तो आप हो सकता है कि सुनकर शॉक हो जाओ। और यूपीएससी की आदत है कि अगर थोड़ा सा, यूपीएससी को चलो हटाओ, ओवरऑल सबके बारे में बात करते हैं कि अगर उसने अगर ये वाला नाम गलत दे दिया, किंग जॉर्ज 6 या क्वीन विक्टोरिया वगैरह वो करके, बाकी एग्जाम्स ने कि जो पहला नोट जो इशू करा गया किसके द्वारा करा गया, आरबीआई के द्वारा, कब करा गया, जनवरी 1938 में, उस पर किसकी फ़ोटो थी, क्वीन विक्टोरिया की, किंग जॉर्ज 1 2 3 4 5 6, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं हर एक एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एमपीपीएससी यूपीपीएससी, ठीक है। तो मैं इसकी फ़ोटो आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट के लिए बस ये और पढ़ लेते हैं हम लोग। इन 1690 फोर्ट सेंट डेविड वॉज बिल्ड बाय द ब्रिटिश इन कुदलूर, ठीक है। ये हम पूरा पढ़ेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा ये फोर्ट वगैरह ना एक के बाद एक ये कैसे बिल्ड करे जा रहे हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ याद होगी ना, एनसीईआरटी ने हमें एक जल्दी जल्दी में भागते हुए बता दिया था कि ये फोर्टिफिकेशन करते थे। याद है उन्होंने जब हुगली रिवर के किनारे से फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी तो फोर्टिफिकेशन कर लिया था, हर जगह जहाँ पर फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, जहाँ सेटलमेंट बनाई वहाँ फोर्टिफिकेशन कर लिया। तो ये फोर्ट जो अलग अलग है ना, एनसीईआरटी में नाम नहीं प्रॉपर बताती है, लेकिन हम यहाँ जानेंगे कि कौन सा फोर्ट कौन से कंटेक्स्ट में बिल्ड करा गया था। तो जैसे अगर ये भी नाम आ रहे हैं ना अगर आपके सामने, सेंट फ्रांसिस चर्च, सेंट लुई फोर्ट, सेंट जॉर्जेस फोर्ट, सेंट डेविड फोर्ट, तो अभी आपको हो सकता है याद ना हो, लेकिन हम जब पूरी कहानी पढ़ेंगे तब आपको याद हो जाएंगे। अब सोचो ज़रा, अभी हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत करी है, और ये सिर्फ और सिर्फ अभी हमारी जितनी भी डिबेट हुई है सोर्सेज के ऊपर हुई है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, लेकिन इसमें हमें बहुत सारे वन वन मार्कर फैक्ट मिल गए। और मैं अभी आपको वो नोट दिखा देता हूँ, वेट। जो नोट है डैट इज फर्स्ट 5 रुपी नोट इन इंडिया। ओके, ये था वो, और दिखा देता हूँ ज़रा मैं आपको। कब इशू करा गया, 1938 में। किसका थोपड़ा है इसके ऊपर, किसके द्वारा ये नोट इशू करा गया, आरबीआई के द्वारा, एडवर्ड 7। आरबीआई को स्टैब्लिश कौन से एक्ट से करा गया, बस ये चीज़ है, ठीक है। तो मनी इन बैंकिंग वाले चैप्टर में काइंड ऑफ ऐसे करके मतलब आप इसको अपडेट कर सकते हो। यहाँ तक अभी तक आपको कोई डाउट है, ये तो नॉर्मल गया होगा आपका लेक्चर, कोई भी दिक्कत, कोई इशू, ठीक है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।